हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम स्पेसिफिकली बात करने आए हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इम्पोर्टेंस के बारे में। और हम ये देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो कंसेप्ट है ये एक मैनेजर के लिए क्यों ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस चीज़ के बेनिफिट्स को समझेंगे, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, एंड देयर आफ्टर स्टेप बाय स्टेप इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखेंगे और अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को, जिससे आपका एक परफेक्ट क्वेश्चन आज डन होने वाला है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए बिना देरी से सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग क्या है। एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्टडी है regarding how the people interact within a group in the working environment of the organization। एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग एनवायरनमेंट में जो पीपल मिलकर काम कर रहे हैं वो विद इन अ ग्रुप एक दूसरे से कैसे बातचीत कर रहे हैं, वो विद इन अ ग्रुप एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे टीम वर्क कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर काम कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस चीज़ की स्टडी करना दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो इट इज़ अबाउट टू अंडरस्टैंड और टू प्रिडिक्ट द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन बीइंग के नेचर को, बिहेवियर को समझना, अंडरस्टैंड करना और प्रिडिक्ट करना इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और ये सब चीज़ें इसीलिए की जाती हैं सो दैट एम्प्लॉय के वेलबींग में सुधार लेकर आया जा सके और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। और जब कभी भी आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, नेचर, इन सब चीज़ों की बात करोगे ना, वहाँ पे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इनकी मेन ब्रांचेस भी मानी जाती हैं। ठीक है जी। तो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अब ज़रूरत के ऊपर ही तो हम बात करने आए हैं, तो इम्पॉर्टेंस क्या है जल्दी से सबसे पहले समझते हैं कि द मेन इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ फॉर द मैनेजर। अब मैनेजर इस चीज़ को कैसे मैनेजर इस चीज़ का कैसे बेनिफिट कमा सकता है, तो पहला मेन एडवांटेज है, दैट इज़ पहली मेन इंपॉर्टेंस है, दैट इज़ इम्प्रूव्ड द लीडरशिप। ऑफ कोर्स देखो, अगर एक मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द लीडरशिप। क्यों? क्योंकि जब आप एक ह्यूमन बीइंग के नेचर को प्रिडिक्ट कर लेते हो ना और अंडरस्टैंड कर लेते हो, उससे मैनेजर को मदद मिलती है कि कौन से लीडरशिप स्टाइल से हम उस एम्प्लॉय को समझा सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप स्टाइल्स अपने अपने होते हैं, आपको भी पता है, देयर आर लॉट ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांसैक्शनल है। तो कौन सा बेटर रहेगा उसके लिए, इस चीज़ को समझकर उसके ऊपर अप्लाई कर कर उसको मोटिवेट करना, उसकी परफॉर्मेंस में सुधार लेकर आना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिससे हमें लीडरशिप इंप्रूव करने में मदद मिलती है। जैसे एक मैनेजर ने देखा कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को सुधार लेकर आने के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इज़ वेरी नेसेसरी, तो उसको इंस्पायर करने के लिए उसने अगर ये अडॉप्टेशन करी है उसके नेचर को अंडरस्टैंड कर कर, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इन सिंपल टर्म लीडरशिप स्टाइल आप अडॉप्ट कर सकते हो कि किस तरह का लीडरशिप स्टाइल आपकी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकता है काम के अंदर। ऐसी अडॉप्टेशन तभी पॉसिबल है अगर आप उसके नेचर को समझोगे, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। दूसरा है हमारे पास इन्हांस्ड द कम्युनिकेशन। अगर आप देखो, सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात करते हो ना, तो मैंने ऊपर ही बताया कि जब आप कम्युनिकेशन लेवल पे बात कर रहे हो ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैनेजर को अपने एम्प्लॉय के साथ हमेशा कम्युनिकेट करके ही चलना पड़ता है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में उनसे कोई काम करवाना चाहता है। तो अगर हम कम्युनिकेशन स्टाइल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो मैनेजर उसके हिसाब से अपने मैसेजेस रेडी कर लेगा, उसके हिसाब से अपने ऑर्डर का वे रेडी कर लेगा, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा जिस हिसाब से एम्प्लॉय ने उस मैसेज को समझना है। यानी अगर एक एम्प्लॉय का नेचर है कि उसने किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को किस तरीके से स्टडी करना है, अगर हम ये देख लेते हैं तो हम उस एम्प्लॉय को उस हिसाब से ही वो मैसेज प्रोवाइड करते हैं जिससे उसको वो चीज़ जल्दी समझ आ जाए और इससे हमारी टीम में एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बने। यानी आप ये कह सकते हो कि इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है, जो कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट है, वो बेटर हो सके।
ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज़ बेटर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब अपने आप सोचो, ये तो है नहीं कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं, ऑफकोर्स जहाँ पे बड़ा काम होता है वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स तो हो ही जाते हैं। तो इसी वजह से जो मैनेजर है उसको ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जल्दी से जल्दी स्टडी कर लिया जा सके, मीन्स टू से दैट हर एम्प्लॉय के नेचर को जल्दी से समझ लिया जा सके, सो दैट अगर किन्हीं दो एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, कोई कन्फ्लिक्ट रह भी जाता है, कोई प्रॉब्लम या कोई डिसएग्रीमेंट नज़र आ भी जाती है, तो वो एज अ थर्ड पर्सन एज अ रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी आ सकता है। मीन्स वो मेडिएशन की तरह, मीन्स टू से दैट एज अ थर्ड पर्सन रेजोल्यूशन उन दोनों की मदद कर सकता है और उस कन्फ्लिक्ट को बेटरली सॉल्व करने में मदद कर सकता है। और ये तभी पॉसिबल है अगर वो दोनों पक्षों को समझ पाएगा और दोनों पक्षों को अंडरस्टैंड कर पाएगा। और ये अंडरस्टैंड करने का कंसेप्ट कहाँ से पॉसिबल है? जब वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी करेगा। तो इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने में मदद करता है। ठीक है जी। मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम एक एम्प्लॉय के नेचर को समझने में अपनी हिम्मत कर रहे हैं, अपना टारगेट रख रहे हैं ना, तो अब ये मान सकते हो कि उसके मोटिवेशन को भी हम समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ से ज़्यादा मोटिवेट होता है। यानी अगर एक मैनेजर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ये जान सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे एम्प्लॉय को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जैसे एक मैनेजर है, उसको ये पता चल गया कि अगर मैं रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता हूँ तो उनका मोराल बढ़ जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसने क्या किया, एक मंथली प्रोग्राम रखना शुरू कर दिया। किस चीज़ का? उस बेटर एम्प्लॉय को अवार्ड देने का जो अच्छा काम करके दिखाता है। तो उससे काफ़ी एम्प्लॉयज़ के अंदर बूस्टिंग हुई, काफ़ी एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट हुआ है, काफ़ी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो यही तो चीज़ है, और ये सब चीज़ें यही तो चीज़ है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को आगे लेकर जाएंगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इम्प्रूव करेंगी। और ये तभी पॉसिबल है जब हम मोटिवेशन वे अंडरस्टैंड कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को समझने के बाद। ठीक है जी। इसलिए एम्प्लॉय मोटिवेट हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बेसिस पे भी, ये भी मैनेजर को मदद मिलती है। आगे हमारा मेन पॉइंट है दैट इज इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। अकेली मोटिवेशन ही नहीं बल्कि सेटिस्फैक्शन लेवल भी एम्प्लॉय का बढ़ जाता है जब हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहीं ना कहीं मैनेजर की मदद करता है वो सारे फैक्टर्स को समझने के रिगार्डिंग जो एक जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। मीन्स जॉब सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग जो मेन फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करना है, उसको अंडरस्टैंड करने में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मदद करता है हमारे मैनेजर की। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक मैनेजर को मदद मिलती है कि उसने क्या ऐसा करना है जिससे जॉब सेटिस्फैक्शन उसके एम्प्लॉय को फील हो। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस में इंपॉर्टेंस देता है अपने एम्प्लॉय को, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर सिस्टम प्रोवाइड कर देता है अपने एम्प्लॉय को, तो उससे वो जॉब सेटिस्फेक्शन में फील करेगा अपने आप को, और उससे उसकी जो टर्नओवर है जिससे उसकी जो टर्नओवर है वो भी रिड्यूस होती है आपको नज़र आएगी। मतलब वो कभी भी एब्सेंट बेस पे नहीं रहेगा, वो हमेशा रुचि के साथ, मतलब आप ये कह सकते हो एक एक्साइटमेंट के साथ उस काम को करेगा और फ्री माइंड होकर उस काम को करेगा। कभी भी प्रेशराइज होकर ये नहीं देखेगा कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ेगा। जितना ज़रूरी टाइम है वो उस हिसाब से अपने आप को ढाल कर काम कर लेगा वहाँ पे, तो उससे उसकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव चेंजिंग मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स देखो, अगर कहीं पे मैनेजर को लगता है कि मुझे अपने बिजनेस को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, तो जब भी पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो एम्प्लॉयज़ को समझाना ज़रूरी होता है कि अब क्या है और क्या नहीं है, यानी क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, किस हिसाब से करना है। और ये तभी पॉसिबल होगा ना जब हम एम्प्लॉय के नेचर को समझ पाएंगे। और इसी वजह से ये कहा जाता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हो, मैनेजमेंट को चेंज करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की मदद लेनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि एम्प्लॉयज़ कैसे रिएक्ट करेंगे किसी चेंज के ऊपर, और किस तरह के चेंज को वो अच्छा मानते हैं और किस तरह के चेंज को उनको प्रॉब्लम आ सकती है।
जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ड्यूरिंग द कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग, अगर एक मैनेजर ये समझ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के ज़रिए हम कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करके उनको अपने इस रिस्ट्रक्चरिंग चेंजेस के बारे में बता सकते हैं और क्या उनके लिए रिस्ट्रक्चरिंग फ़ायदेमंद होगी कि नहीं होगी, तो वो क्या कर रहा है, वो इससे चेंजिंग मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर सकता है, मीन्स अपने मैनेजमेंट को चेंज इफेक्टिवली कर सकता है और कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से और नई तरीके से और फास्टली बेसिस पे इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। हाँ जी, अब नाउ द लास्ट पॉइंट इज एनहांस द टीम वर्क। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिर्फ इतना थोड़ी मतलब है कि बस एम्प्लॉय की इन्हीं चीज़ों में मदद करना, कहीं ना कहीं टीम वर्क बनाने में भी उसका मेन योगदान है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज़ द रीज़न कि टीम वर्क तभी पॉसिबल है जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने जो एम्प्लॉयज़ उनके अंदर काम कर रहे हैं उनके नेचर को समझ पाएगा। जो एक मैनेजर है वो जब एक एम्प्लॉयज़ के नेचर को समझ पाएगा कि क्या वो किसी के साथ मिलकर काम करने के लायक भी हैं, क्या वो किसी के साथ काम कर बेटर अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर वो इस चीज़ को समझ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने टीम वर्क को भी एनहांस कर सकता है, वो कोलैबोरेशन करने में भी मदद कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं एक मैनेजर अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसी नॉलेज को यूज़ कर लेता है तो वो सिर्फ वही मेंबर ज़्यादातर रिक्रूट करने की कोशिश करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हैं, जिसके अंदर कोलैबोरेटिव वर्क इन्वायरमेंट के अंदर काम करने की एक कह लो वो है मतलब जिसको अच्छा लगता है और वो आराम से कर भी सकता है उस एनवायरनमेंट में काम, और वेरी इंपॉर्टेंटली उस एनवायरनमेंट को अगर वो प्रमोट करने में भी मदद कर देता है ना, तो ऐसे एम्प्लॉय को रखने की कोशिश रहती है मैनेजर की। तो इससे टीम वर्क तो बिल्ड होती ही होती है और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक कह लो कि एज अ क्रिएटिव थिंकर बनने में मदद करती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब एज अ क्रिएटिव थिंकर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बनकर सामने आए, हम ऐसी चीज़ों में हमारी मदद करती है। मिलाकर आप ये कह सकते हो कि दीज आर द पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए कि मैनेजर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इस्तेमाल कर सकता है और क्या क्या एडवांटेजेस ले सकता है। दैट्स ऑल। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अब तो, और अगर अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल बटन भी दबा के जाइएगा फॉर द इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। Thank you so much. Have a nice day.